हिंदुस्तान के किसी गांव में, जहां जिंदगी की रफ्तार किसी धीमी बहती हुई नदी की मानिंद थी और दिन सूरज की चाल से मापे जाते थे, भोला नाम का एक कुम्हार रहता था। भोला, जैसा कि उसके नाम से जाहिर था, सीधा सादा और मेहनती इंसान था। उसका रोजगार मिट्टी के बर्तन बनाने और उन्हें करीबी कस्बे के बाजार में बेचने से वाबस्ता था। इस काम में उसका इकलौता मददगार, या यूं कहिए कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज, उसका गधा कालू था। कालू कोई आम गधा नहीं था। उम्र रसीदा, पहली नजर में कमजोर और धीमा नजर आने वाला कालू दरअसल एक शातिर दिमाग का मालिक था। उसकी हर हरकत, हर आह, हर पलक झपकने में कोई न कोई गहरी चाल छुपी होती थी, जिसका वाहिद मकसद काम से बचना और आराम तलबी था। भोला की सादगी और कालू की मक्कारी का यह रोजाना का खेल गांव वालों के लिए तफरीह का सामान भी था। हर सुबह जब मुर्गे की पहली बांग गांव की खामोशी को चीरती, भोला अपने कच्चे आंगन में बंधे कालू को खोलने आता और हर सुबह वही मंजर दोहराया जाता। कालू, जो रात भर आराम से सोने के बाद भोला की आहट पाते ही एक माहिर अदाकार की तरह खुद को बीमार और निढाल जाहिर करता। उसकी आंखें नीमवा होती, कान ढीले पड़ जाते और वो हल्की हल्की कराहने की आवाजें निकालता, जैसे उसके जिस्म का हर जोड़ दर्द से टूट रहा हो। अरे कालू, मेरे बच्चे, आज फिर तबीयत ठीक नहीं लगती? भोला शफकत से उसकी गर्दन सहलाता। उसकी आंखों में हकीकी तशवीश होती। कालू जवाब में एक और दर्द भरी ढींचों करता, जिसका मतलब होता, मालिक, आज तो बिस्तर से उठना भी मुहाल है। भोला, जो दिल का नरम था, कालू की इस हालत पर तरस खा जाता। चल कोई बात नहीं, आज तुझ पर ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा, बस थोड़ी सी मिट्टी लानी है दरिया किनारे से। यह सुनना था कि कालू के ढीले कानों में हल्की सी झुंबिश होती, जो भोला की नजरों से ओझल रहती। थोड़ी सी मिट्टी का मतलब था कम काम, और यही तो कालू चाहता था। जैसे ही भोला उस पर हल्का फुल्का सामान लादता और दरिया की जानिब रवाना होता, कालू कुछ कदम तो इंतहाई सुस्ती और लंगड़ाहट का मुजाहिरा करते हुए उठाता। लेकिन ज्यों ही वो भोला की नजरों से थोड़ा ओझल होता या भोला अपने ख्यालात में गर्क होता, कालू की चाल में एक नई चुस्ती आ जाती। उसकी लंगड़ाहट गायब हो जाती और वो आम गधों की तरह चलने लगता। अलबत्ता रफ्तार इतनी ही रखता कि भोला को शक न गुजरे। दरिया का रास्ता खेतों और छोटे छोटे नालों से होकर गुजरता था। कालू इस रास्ते का चप्पा चप्पा जानता था, खास तौर पर वो जगहें जहां ताजा हरी घास उगी होती या पानी का कोई छोटा सा तालाब होता। जैसे ही ऐसी कोई जगह करीब आती, कालू की रफ्तार खुद ब खुद कम हो जाती। वो अचानक एक पांव उठाकर खड़ा हो जाता, जैसे उसके खुर में कोई कंकर चुभ गया हो। क्या हुआ कालू, अब क्या मसला है? भोला परेशानी से पूछता। कालू गर्दन मोड़कर घास के कत्ता की तरफ इशारा करता और फिर भोला को मासूमियत से देखता, गोया कह रहा हो, मालिक, थोड़ी सी तवानाई तो बहाल करने दो। भोला ये सोचकर कि शायद सचमुच कमजोरी महसूस कर रहा है, उसे चंद लम्हों के लिए चरने की इजाजत दे देता। कालू बड़े इत्मीनान से घास चरता, वक्त का पूरा जिया करता और तब तक न हिलता जब तक भोला उसे 2-3 बार पुचकार कर या हल्की सी डांट पिलाकर चलने पर आमादा न कर लेता। यही हाल पानी के तालाब पर होता। कालू पानी में मुंह डालकर खड़ा हो जाता और घूंट घूंट इतनी आहिस्तगी से पीता कि भोला झुंझला उठता। अरे पी भी ले जल्दी, सारा दिन यहीं गुजारना है क्या? कालू पानी से मुंह निकालकर भोला को ऐसे देखता जैसे कह रहा हो, मालिक, सब्र का फल मीठा होता है और पानी ठंडा। दरिया किनारे पहुंचकर जब भोला मिट्टी खोदकर बोरियां भरने लगता, कालू मौका गनीमत जानकर किसी करीबी दरख्त की छांव में खड़ा ऊंघने लगता। ज्यों ही मिट्टी की 2-3 बोरियां तैयार होती और भोला उन्हें कालू पर लादने का इरादा करता, कालू पर अचानक कमजोरी का शदीद दौरा पड़ता। उसके घुटने लरजने लगते, वो हाँफना शुरू कर देता और उसकी आंखें यूं घूमती जैसे अभी बेहोश हो जाएगा। भोला घबरा जाता। कालू, कालू, होश में रह, अभी हकीम जी को बुलाता हूं। ये सुनते ही कालू फौरन आंखें खोल देता और सर हिलाकर कहता, हकीम की जरूरत नहीं मालिक, बस बोझ थोड़ा कम कर दो। भोला, जो पहले ही परेशान होता, फौरन मिट्टी की एक बोरी कम कर देता। अगर कालू फिर भी मुतमिन ना होता तो भोला मजबूरन एक और बोरी कम कर देता।
जब बोझ कालू की मर्जी के मुताबिक हो जाता तब वो आहिस्ता से उठता और यूं चलता जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। गांव वापस आते हुए भी यही चालें जारी रहती। कभी वो जानबूझकर कीचड़ में पांव फंसा लेता, कभी किसी तंग गली में जाकर अड़ जाता कि आगे नहीं जाना, और भोला को उसे मनाने में अच्छा खासा वक्त लग जाता। हफ्ते में एक बार भोला अपने बनाए हुए बर्तन, घड़े, सुराहियां और प्याले कालू पर लाद कर कस्बे के बाजार में बेचने जाता। ये कालू का सबसे नापसंदीदा दिन होता था, क्योंकि रास्ता लंबा होता और बोझ भी नाजुक। लेकिन कालू ने इसका भी हल निकाल रखा था। ज्यों ही भोला एहतियात से सजाए हुए बर्तन कालू की पीठ पर रखता, कालू एक माहिर सर्कस के फनकार की तरह अपने जिस्म को हल्का सा झटका देता। बर्तन आपस में टकराकर खनखनाते। आराम से कालू, कहीं तोड़ ना देना, भोला फिक्रमंदी से कहता। कालू मासूमियत से कान हिलाता, गोया कह रहा हो, मालिक, मैं तो खुद बहुत एहतियात करता हूं, ये तो हवा का झोंका था। रास्ते में जब भी कोई पत्थरीला हिस्सा आता या जरा सी ऊंच नीच होती, कालू जानबूझकर डगमगाता। कभी एक आध छोटा सा प्याला गिरा भी देता। भोला फौरन कालू को रोकता, गिरे हुए प्याले को उठाता, अगर टूटा ना हो बाकी बर्तनों को दोबारा तरतीब देता। इस सारे अमल में अच्छा खासा वक्त जाया हो जाता। कालू इस दौरान सुकून से खड़ा इधर उधर का जायजा लेता रहता। उसकी कोशिश होती कि बाजार पहुंचने तक दोपहर ढल जाए, ताकि भोला को जल्दी वापस आना पड़े और कालू को जल्दी छुट्टी मिल जाए। एक बार भोला ने तंग आकर एक छड़ी उठा ली कि कालू को सीधा करे। कालू ने जब छड़ी देखी तो ऐसी दर्दनाक चीख मारी और आंखों में आंसू भर लाया कि भोला का दिल पिघल गया। उसने छड़ी फेंक दी और कालू को पुचकारने लगा। कालू दिल ही दिल में अपनी अदाकारी पर दांत दे रहा था। एक दिन भोला को कस्बे से नमक की कुछ बोरियां गांव लानी थीं। दरिया में पानी कम था तो उसने पैदल ही दरिया पार करने का फैसला किया। कालू पर नमक की बोरियां लदी थीं। दरिया के बीच पहुंचकर कालू ने, जो शायद आज कुछ ज्यादा ही कामचोरी के मूड में था, जानबूझकर ठोकर खाई और पानी में बैठ गया। अरे अरे कालू, भोला चिल्लाता रह गया, लेकिन कालू पानी में मजे से बैठ चुका था। जब वो उठा तो नमक की काफी मिकदार पानी में घुल चुकी थी और बोझ बहुत हल्का हो गया था। कालू को यह तरकीब बहुत पसंद आई। अगले चक्कर में जब भोला ने फिर नमक लादा, कालू ने दरिया में पहुंचते ही वही हरकत दोहराई। भोला बहुत गुस्से में आया, लेकिन कर भी क्या सकता था। तीसरे दिन भोला ने एक तरकीब सूझी। इस बार उसने कालू पर नमक की बजाय रुई की बोरियां लाद दी। कालू, जो पिछले 2 दिनों की कामयाबी पर बहुत खुश था, बेखबरी में दरिया के बीच पहुंचा और धड़ाम से पानी में बैठ गया। लेकिन इस बार बोझ हल्का होने के बजाय कई गुना भारी हो गया। रुई ने पानी जज्ब कर लिया था और अब कालू से उठा ही नहीं जा रहा था। भोला किनारे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। बड़ी मुश्किल से हाँपते कांपते कालू दरिया से बाहर निकला। उस दिन उसे अपनी नादानी का एहसास हुआ, मगर सिर्फ वक्ती तौर पर। भोला की बढ़ती हुई परेशानी और गांव वालों के मशवरे भोला कालू की चालाकियों से तंग आ चुका था। उसका काम मुतासिर हो रहा था और आमदनी भी। गांव के चौपाल पर जब वो दूसरे किसानों और कारीगरों से कालू की शिकायत करता तो सब हंसते। भोला भाई, तुम्हारा कालू तो पूरे इलाके में मशहूर है अपनी सुस्ती और मकारी की वजह से, एक किसान कहता। तुम उसे बेच क्यों नहीं देते? दूसरा मशवरा देता। लेकिन भोला कालू को बेचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बचपन से वो कालू के साथ था। कालू के बाप दादा भी उनके खानदान की खिदमत करते आए थे। एक अजीब सा रिश्ता था इन दोनों के दरमियान, मोहब्बत और झुंझलाहट का। हकीम जी ने मशवरा दिया, भोला, जानवर भी मोहब्बत की जुबान समझते हैं। कालू से थोड़ा प्यार जताओ, उसे अच्छा चारा डालो, शायद सुधर जाए। भोला ने यह भी करके देखा। उसने कालू को गुड़ खिलाया, ताजा हरी दूब लाकर दी, उसकी खूब मालिश की। कालू ने इन सब चीजों का भरपूर लुत्फ उठाया, लेकिन अगले दिन उसकी चालाकियां वैसे ही जारी रहीं, बल्कि अब वो भोला से और भी ज्यादा लाड प्यार की उम्मीद करने लगा था। एक दफा कस्बे में बड़ा मेला लगा। भोला ने बहुत मेहनत से खास किस्म के रंग बिरंगे बर्तन तैयार किए थे। उसे उम्मीद थी कि मेले में अच्छे दाम मिलेंगे। उसने कालू पर एहतियात से बर्तन लादे और बाजार की तरफ रवाना हुआ। बाजार में आज मामूल से ज्यादा भीड़ थी। हर तरफ शोर गुल
लोगों का हुजूम और दूसरे जानवर भी। कालू, जो पहले ही भीड़ भाड़ से घबराता था, या शायद ये भी उसकी एक चाल थी, मौका पाते ही बिदक गया। उसने एक सब्जी वाले के ठेले को टक्कर मारी, सारी सब्जियां जमीन पर बिखर गईं। सब्जी वाला भोला पर चिल्लाने लगा। भोला उसे समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि कालू ने करीब बंधी एक बकरी की रस्सी में अपने पांव उलझा लिए। बकरी डरकर उछली, उसके साथ बंधी मुर्गियां फड़फड़ाने लगीं और एक गाय बिदककर भाग गई। चंद ही लम्हों में बाजार के एक हिस्से में अफरातफरी फैल गई। लोग इधर उधर भाग रहे थे, दुकानदार अपनी चीजें समेट रहे थे और भोला बेबसी से ये सब देख रहा था। इस सारी गड़बड़ के दौरान कालू ने महारत से खुद को हुजूम से निकाला और करीब ही एक बरगद के पुराने दरख्त की छांव में ऐसे खड़ा हो गया जैसे दुनिया में उससे ज्यादा मासूम और बेखबर कोई न हो। भोला को उस नुकसान का इजाला करने, लोगों से माफी मांगने और बिखरे हुए बर्तन समेटने में घंटों लग गए। जब तक वो कालू तक पहुंचा, सूरज ढलने को था और मेले का सबसे अच्छा वक्त गुजर चुका था। उस दिन भोला को बहुत नुकसान हुआ और कालू दरख्त के नीचे खड़ा जुगाली करता रहा, गोया उसे किसी बात की परवाह ही न हो। वक्त गुजरता गया, भोला बूढ़ा होता गया और कालू भी। लेकिन कालू की चालाकियां कम न हुईं। हाँ, उनमें कुछ जिद्दत, नवीनता जरूर आ गई थी। अब वो भोला की आदतों और कमजोरियों को और भी बेहतर समझने लगा था। वो जानता था कि कब भोला का मूड अच्छा होता है और कब वो गुस्से में होता है। वो उसी हिसाब से अपनी चालें चलता। कभी कभी ऐसा भी होता कि कालू की कोई चाल उलटी पड़ जाती, जैसे नमक वाली रुई का वाकया, लेकिन वो जल्द ही कोई नई तदबीर सोच लेता। एक बार गांव में रात को चोर घुस आए। भोला गहरी नींद में सो रहा था। चोर उसके सहन में बंधे कालू को चुरा कर ले जाने की कोशिश करने लगे। कालू, जो अजनबियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इतनी जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा और दुलत्तियां झाड़ने लगा कि पूरे मोहल्ले की नींद खराब हो गई। चोर घबरा कर भाग गए और भोला का सामान चोरी होने से बच गया। उस दिन भोला ने कालू को बहुत प्यार किया। शायद कालू के दिल के किसी कोने में भी अपने मालिक के लिए थोड़ी सी वफादारी मौजूद थी, लेकिन वो उसे अपनी रोजमर्रा की शरारतों और काम चोरी की आदत पर गालिब नहीं आने देता था। गांव वाले अक्सर भोला से पूछते, भोला, तुम इस शैतान गद्धे से अभी तक तंग नहीं आए? भोला एक लंबी सांस लेता, कालू की तरफ देखता, जो मासूमियत से कान हिला रहा होता, और मुस्कुराकर कहता, क्या करूं, आदत सी हो गई है। इसके बिना दिन अधूरा लगता है। कभी ये मुझे बेवकूफ बनाता है, कभी मैं इसकी चाल समझ जाता हूं। जिंदगी इसी तरह चल रही है। और वाकई भोला और कालू की ये अनोखी दोस्ती, जिसमें मोहब्बत, झुंझलाहट, मक्कारी और सादगी सभी रंग शामिल थे, गांव की रोजमर्रा जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी थी। कालू अपनी शरारतों से बाज न आया और भोला ने भी उसे उसी तरह कबूल कर लिया था, जैसे कुदरत की किसी अनोखी तख्लीका को बगैर शर्त के अपनाया जाता है। हर नई सुबह उनके लिए एक नया चैलेंज और एक नई कहानी लेकर आती, जिसका मरकजी किरदार हमेशा वही चालाक कालू गधा होता। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई कालू है? अगर है तो आप उसे कैसे सीधा करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।